नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम को लेकर के लगातार टॉपिक वाइज प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। इससे पहले बायोलॉजी का जो चैप्टर देखे थे, यदि नहीं देखा हो साइड में बटन वीडियो मिल जाएगा। आज बायोलॉजी के अंतर्गत अनुवांशिकी और विकास देखेंगे सबसे पहले। उसके बाद अगला चैप्टर पादप आकारिकी भी देखेंगे। तो दो चैप्टर यहाँ पर कवर होंगे। स्टार्ट करते हैं अनुवांशिकी विकास के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 1, इनमें से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्व प्रतिकृति के योग्य बनाता है? डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति, केवल डीएनए की उपस्थिति, आरएनए की अनुपस्थिति, कौन सा सही होगा? 68 बीपीएससी प्री 2023 में ये क्वेश्चन आया था 12 फरवरी पेपर में। आंसर आपका डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति यहाँ पर सही होगा। तो डीएनए तथा आरएनए दोनों की उपस्थिति क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्व प्रतिकृति के योग्य बनाता है। क्लोरोप्लास्ट एक हरे रंग का प्लास्टिड होता है जो कि एक पौधे की कोशिका के अंदर मौजूद होता है, और क्लोरोप्लास्ट एक दोहरी झिल्ली वाली संरचना भी होता है। डीएनए और डैश दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड हैं, प्रोटीन, लिपिड, जीएनए, आरएनए। तो डीएनए और क्या? डीएनए और आरएनए, ये दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड जो है वो होते हैं। डीएनए को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए को राइबोन्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। डीएनए अणु अणु दो लंबे सूखे या श्रृंखलाओं का बना होता है जो परस्पर एक अक्ष के चारों तरफ विपरीत दिशा में घुमावदार सीढ़ी के समान कुंडलित होता है। आरएनए की अधिकांश मात्रा कोशिका द्रव में तथा थोड़ी मात्रा केंद्रक में पाई जाती है। इसमें केवल एक सूखी श्रृंखला होती है जो राइबो शर्करा, फास्फोरिक अम्ल, प्यूरीन बेस, एडमीन, ग्वानिन और पिरिमिडीन बेस, साइटोसोम और यूरेसिल का बना होता है। अगला क्वेश्चन, किसके अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं? आनुवांशिकी, पारिस्थितिकी, जैव प्रौद्योगिकी, भ्रूण विज्ञान। आंसर यहाँ पर जैव प्रौद्योगिकी सही हो जाएगा, जिसके अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं। क्लोन एक ऐसी जैविक रचना है जो एकमात्र जनक, माता अथवा पिता अलैंगिक विधि द्वारा उत्पन्न होती है। उत्पादित क्लोन अपने जनक से शारीरिक और आनुवांशिक रूप से पूर्णतः समरूप होता है, यानी क्लोन के डीएनए का हर एक भाग मूल प्रति के बिल्कुल समान होता है। इस प्रकार किसी भी जीव का प्रतिरूप बनाना ही क्लोनिंग कहलाता है। तो मेन जैव प्रौद्योगिकी इसमें आपका सही हो जाएगा। इसी के अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं। डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? क्रोमोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, आरएनए या जीन? तो डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? आंसर यहाँ पर जीन जो है वो सही होगा। डीएनए का वह भाग जो कि प्रोटीन की सूचना उपलब्ध कराता है ये कहलाता है जीन। और इसी से ही मिलता जुलता क्वेश्चन, इसी से मिलता जुलता था या एग्जैक्ट यही था, पीआरटी का बीपीएससी टीआरई 3.0 जो पेपर रद्द हो गया था उसमें आया भी था। क्वेश्चन आपको दिखाते हैं पीआरटी का पेपर। ये है पीआरटी का पेपर, बीपीएससी टीआरई 3.0 पीआरटी 15 मार्च 2024 एग्जाम डेट। और यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन क्या है? डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? ऑप्शन क्या है? क्रोमोसोम, आरएनए, जीन। यहाँ प्रश्न देखिए, डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? क्रोमोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, आरएनए, जीन। आंसर जीन हो जाएगा। तो ये देखेंगे बीपीएससी डबल ए ओ 2021 वाला जो पेपर हुआ था वो आपका सीधे पेपर पीआरटी में क्वेश्चन एज इट इज आपका पूछा गया। इसीलिए हम लगातार क्वेश्चन जो करा रहे हैं आपसे यही कह रहे हैं कि याद करते हुए चलिए, क्वेश्चन कहीं दूसरी दुनिया से नहीं आते हैं। इन्हीं सबसे क्वेश्चन बनेंगे, बस याद किया होगा तो आप आसानी से करते जाएंगे। डीएनए के द्वारा ही प्रत्येक गुणसूत्र में कई जीनों का गठन किया जाता है। अगला है, डीएनए में एक हेलिक्स की लंबाई कितनी होती है? तो ये होती है 34 एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम की वैल्यू 10⁻⁻1 न्यू एनएम। और इसी प्रकार 34 एंगस्ट्रॉम की निकालने के लिए 34 से गुणा कर देंगे तो 34 10⁻⁻1 में है। जब आप माइनस से प्लस में पावर कन्वर्ट करते हैं तो बटे में ले जाते हैं तो 1/10 हो जाएगा। 34/10 मतलब 3.4 एनएम। अगला, किसी संतति के पैतृक गुण की पहचान निम्नलिखित तकनीक से की जाती है? प्रोटीन संश्लेषण, क्रोमोसोम, डीएनए का परिमाणात्मक संश्लेषण, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। आंसर यहाँ पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सही होगा, जिससे संतान के पैतृक गुण की पहचान की जाती है। यूज इसका किया जाता है पितृत्व परीक्षण और आपराधिक जांच में व्यक्ति की पहचान के लिए। मानव के डीएनए अनुक्रम का 99% हर व्यक्ति में एक ही होता है। तो जो पहचान की जाती है गुण की वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से की जाती है। मेंडल की आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? कायिक जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, सभी। आंसर यहाँ पर लैंगिक जनन सही होगा। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है, जो कि वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं उसे कहते हैं आनुवंशिकता, और इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? आनुवंशिकी। आनुवंशिकता की सबसे पहले जानकारी ऑस्ट्रिया के निवासी ग्रेगर जॉन मेंडल ने दी थी, इसलिए इन्हें कहा जाता है आनुवंशिकता का पिता। इन्होंने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का यूज किया था, और इनका जो सिद्धांत था वो लैंगिक जनन के सिद्धांत पर आधारित था। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज इनमें से क्या है? तो क्या है? जावा मनुष्य, या फिर क्रोमैग्नॉन मनुष्य,
थल मनुष्य, पैकिंग मनुष्य, कौन सा सही होगा? आंसर यहाँ पर क्रोमैग्नॉन मनुष्य आपका सही होगा। आधुनिक मनुष्य का पूर्वज के रूप में जाना जाता है। क्रोमैग्नॉन मानव के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? फ्रांस से मिलते हैं और ये होमोसेपियंस जाति का था, शिकार करने और मछली पकड़ने में निपुण था। विकास का मुख्य कारक क्या होता है? उत्परिवर्तन या फिर हासिल किए हुए गुण या लैंगिक जनन या प्राकृतिक वर्ण? आंसर यहाँ पर प्राकृतिक वर्ण सही होगा। विकास का प्रमुख कारण है प्राकृतिक वर्ण। सभी जीवों में प्रचुर संतानोत्पत्ति की क्षमता होती है, अतः अधिक आबादी के कारण प्रत्येक जीव को अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु दूसरे जीवों से जीवन पर्यंत संघर्ष करना पड़ता है। उपयोगी विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी इकट्ठी होती रही हैं और काफी समय बाद उत्पन्न जीवधारियों के लक्षण मूल जीवधारियों से इतने भिन्न हो जाते हैं कि एक नई प्रजाति बन जाती है। अगला है विकास का कारण क्या है? फॉसिल पदार्थ, जीने के लिए संघर्ष, पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन या वंशानुगति? आंसर की बात करें तो विकास का कारण पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन है। विकास एक क्रमबद्ध परिवर्तन द्वारा पुरातन जीवों से नूतन जीव, जाति, वर्ग आदि की उत्पत्ति का प्रक्रम, जिसके फलस्वरूप सरल जीवों से जटिलतम जीव पैदा होते हैं। वंशानुगति की बात करें तो जन माता पिता से संतानों में गुण लक्षणों का संचरण। लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है? जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम में बदलाव से, जीन के मिश्रण से, सभी? आंसर यहाँ पर सभी सही होगा। लैंगिक जनन से अनुवांशिकी विचरण जीन के सम्मिश्रण, क्रोमोसोम में बदलाव और जीन के मिश्रण से होता है। जीन आनुवंशिकता की इकाई है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। प्रत्येक संतान को समजात गुणसूत्रों की प्रत्येक जोड़ी का एक गुणसूत्र अंडाणु के द्वारा माता से, दूसरा शुक्राणु के द्वारा पिता से प्राप्त होता है। मनुष्य में संतान के लिंग का निर्धारण पुरुष के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है और पुरुषों में XY और महिलाओं में XX क्रोमोसोम होते हैं। मादा चिड़िया के सेक्स क्रोमोसोम को निम्नलिखित में से किससे प्रदर्शित करते हैं? XO, XX, XY या ZW? आंसर यहाँ पर ZW जो है वो सही होगा। पक्षियों में जो लिंग गुणसूत्र होता है उसको Z और W इससे नामित किया जाता है, जिसमें मादा पक्षी के जो सेक्स क्रोमोसोम है उनको ZW तथा नर पक्षी के गुणसूत्र को ZZ से प्रदर्शित किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रजातियों के विकास के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? मेंडल, डार्विन, लेमार्क या बीजमैन? आंसर की बात करेंगे तो आंसर डार्विन यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रजातियों के विकास के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। इन्होंने बताया था कि दो जीव समान नहीं होते, उनमें से कुछ ना कुछ असमानताएं अवश्य पाई जाती हैं। इस कारण जीवों के मध्य जीवन के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है। प्रकृति क्या करती है? योग्यतम तथा अनुकूल जो विभिन्नताओं वाली जीव हैं उनको चुनती है, चुन लेती है तथा अयोग्य और प्रतिकूल जो विभिन्नता वाले जीव हैं उनको नष्ट कर देती है। इसी को जैव विकास के संदर्भ में डार्विन ने प्राकृतिक चयन कहा था। अब कुछ और यहाँ पर दिए गए हैं, एक साथ दिए गए तो आपको रटने में आसानी भी होगी कि लेमार्क ने दिया था उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत, मेंडल ने दिया था आनुवंशिकता का नियम और जो ह्यूगो डी व्रीज थे उनके द्वारा उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया गया था। इनको अवश्य रट लीजिए, क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। अगला है जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण इनमें से क्या होता है? अनुकूलन होता है, सहभागिता होता है, उत्परिवर्तन होता है, बहुगुण सूत्रता? आंसर यहाँ पर हो जाएगा अनुकूलन यानी ऑप्शन नंबर 1। और अनुकूलन की बात करेंगे तो जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण होता है। अनुकूलन किसी विशेष वातावरण में सुगमता पूर्वक जीवन व्यतीत करने और वंश वृद्धि के लिए जीवों के शरीर में रचनात्मक और क्रियात्मक स्थायी परिवर्तन उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। इनमें से कौन सा आनुवंशिक अभियांत्रिकी से संबंधित है? प्लास्टिड, प्लाज्मिड, हेटेरोसिस या परिवर्तन? आंसर यहाँ पर प्लाज्मिड जो आप देख रहे हैं ये जो है वो सही होगा, जो कि आनुवंशिक अभियांत्रिकी से संबंधित है। प्लाज्मिड अतिरिक्त गुणसूत्रीय कुंडलित डबल स्टैंडर्ड डीएनए युक्त अणु होते हैं। ये सामान्यतः प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं, इसलिए इनका प्रयोग वेक्टर के रूप में आनुवंशिक अभियांत्रिकी में किया जाता है। अगला क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है? गुणसूत्रों का दोहराव या विलोपन या आनुवंशिक सामग्री का आदान प्रदान या गुणसूत्रों का संकलन? तो क्रॉसिंग ओवर में गुणसूत्र जो है आनुवंशिक सामग्री का आदान प्रदान जो है वो होता है। क्रॉसिंग ओवर में आनुवंशिक सामग्री का आदान प्रदान होता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक गुणसूत्र पर स्थित जीन्स का एक समूह समजात गुणसूत्र पर स्थित समान जीनों के समूह द्वारा स्थान परिवर्तन कर लेता है। इसी को कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। उदाहरण के तौर पर जैसे माता पिता के गुणों का संतानों में स्थानांतरण हो जाता है, तो ये आपका क्रॉसिंग ओवर का एक उदाहरण भी है। नई नस्लों के प्रादुर्भाव के कारक क्या होते हैं? प्रतिद्वंदिता तथा परिवर्तन, विलगन तथा प्रतिद्वंदिता, प्रतिद्वंदिता तथा उत्परिवर्तन, विलगन तथा उत्परिवर्तन? आंसर यहाँ पर विलगन तथा उत्परिवर्तन सही हो जाएगा। नई नस्लों के प्रादुर्भाव के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है विलगन यानी आइसोलेशन तथा उत्परिवर्तन। इसकी खोज के कारण आनुवंशिक इंजीनियरिंग में उन्नति संभव हो गई है। एक्सो न्यूक्लियस या ट्रांसपोजोन या फिर ओंकोजीन, प्रतिबंध एंडो न्यूक्लियस? आंसर यहाँ पर डी, प्रतिबंध एंडो न्यूक्लियस सही होगा।
प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस की खोज के कारण आनुवांशिक इंजीनियरिंग में उन्नति संभव हो गई है। आनुवांशिक इंजीनियरिंग के द्वारा जीएम फसलों का उत्पादन तथा आनुवांशिक विकारों का उपचार संभव हो सका है। अगला है जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में इनमें से कौन सा उत्तरदायी है? एंजाइम है, हार्मोन है, आरएनए है, डीएनए है। अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि टीआरई 3 में ऐसा ही क्वेश्चन आपका लगभग इसी पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया। आंसर यहाँ पर इनमें से कोई नहीं है, इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। तो जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में डीएनए और आरएनए दोनों सहायक होते हैं, और ऑप्शन डीएनए भी दे रखा है, ऑप्शन आरएनए भी दे रखा है, इसलिए आंसर इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। जेनेटिक्स इनमें से किसका अध्ययन है? मेंडल का नियम है, जैव विकास, डीएनए संरचना, आनुवांशिकता और विचरण। तो जेनेटिक्स किसका अध्ययन है? जेनेटिक्स है आनुवांशिकता और विचरण का। जेनेटिक्स का संबंध आनुवांशिकता और विचरण से है। आनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधियों के कारण के अध्ययन को आनुवांशिकी कहते हैं। इसकी जानकारी मेंडल ने दी थी और इसी कारण मेंडल को कहा जाता है आनुवांशिकी का पिता। 1953 में जो वॉटसन और क्रिक थे, इन्होंने डीएनए की द्विकुंडलित संरचना जो मॉडल थी उसका प्रतिपादन किया था। ये क्वेश्चन हम आपको करा भी चुके हैं। प्रारंभिक निम्न कोटि के जीवों से क्रमिक परिवर्तन द्वारा अधिकाधिक जीवों की उत्पत्ति का जैव विकास कहते हैं। जैव विकास के 3 सिद्धांत हैं, लैमार्कवाद, डार्विनवाद और उत्परिवर्तनवाद। अगला क्वेश्चन आपका है कि पुरुष जीन संगठन क्या होते हैं? XX, XY या X या XY कौन सा सही होगा? आंसर की बात करेंगे तो आंसर XY सही हो जाएगा। जीन आनुवांशिकता की मूल इकाई है। मनुष्य की इकाई कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र होते हैं। पुरुष वर्ग में 22 जोड़े अलिंग सूत्र और 1 जोड़ा लिंग सूत्र XY, और स्त्री वर्ग में 22 जोड़े समजातीय गुणसूत्र और 1 जोड़ा XX गुणसूत्र होता है। अंडाणु X गुणसूत्र वाले शुक्राणु से निषेचित होने पर युग्मनज में XX गुणसूत्र रहता है, ये स्त्री संतान के लिए है। इसके विपरीत अंडाणु Y गुणसूत्र से निषेचित होने पर युग्मनज में XY लिंग गुणसूत्र होता है, और इसका जो विकास है वो पुरुष संतान के रूप में होता है। जीव विकास को सबसे पहले किसने समझाया था? न्यूटन, आइंस्टाइन, चार्ल्स डार्विन या लैमार्क? आंसर हो जाएगा आपका लैमार्क। तो जीव विकास को सबसे पहले लैमार्क ने समझाने का प्रयास किया था। इसका सिद्धांत लैमारवाद के नाम से जाना जाता है। ये फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक थे। इनके अनुसार जीवों के आंतरिक बल में जीवों के आकार को बढ़ाने की प्रवृत्ति होती है। जैसे उनके अनुसार जिराफ की गर्दन लंबी इसलिए हुई क्योंकि वह ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खाता था, और डार्विन ने भी विकासवाद को परिभाषित किया था, जबकि न्यूटन और आइंस्टाइन मूलतः भौतिक विज्ञान से जुड़े रहे। लैमार्क के सिद्धांत को उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत भी कहा जाता है। अगला है डीएनए की खोज इनमें से किसने की थी? जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने, या ग्रेगर मेंडल ने, जोहानसन ने, हरगोविंद खुराना ने? आंसर इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं यहाँ पर भी होगा। तो डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। सबसे पहले 1869 में डीएनए की खोज फ्रेडरिक ने की थी, और फ्रेडरिक मिसर का नाम यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसीलिए आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। इन्होंने इसको न्यूक्लियन नाम दिया था। 1881 में अल्ब्रेक्ट कोजल ने इसका डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड नाम दिया, और इन्होंने ही डीएनए को 5 भागों में बांटा, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, थाइमिन और यूरेसिल। इसके लिए इनको 1910 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। 1953 में वाटसन और क्रिक ने सबसे पहले डीएनए की आणविक संरचना को पहचाना था, और 1962 में वाटसन, क्रिक तथा विल्किंस को भी नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन, प्रयोगशाला में सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण किया था, किसने किया था? मिलर ने किया था, खुराना ने, या वेरिस ने, या फिर केल्विन ने? कौन सा सही होगा? आंसर की बात करेंगे तो बी ऑप्शन खुराना यहाँ पर सही होगा। प्रयोगशाला में सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण खुराना ने किया था। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को 1968 ईस्वी में शरीर विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में डब्ल्यू नीरेनबर्ग और डब्ल्यू होले के साथ संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। डीएनए असंख्य छोटे छोटे न्यूक्लिक एसिड जो अणु हैं उनके रासायनिक संयोग से बना एक विशालकाय अणु भी है। अगला है, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, जीन के संश्लेषण के लिए, नाइट्रोजन क्षारों के संश्लेषण के लिए? कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो इसमें आपका बी ऑप्शन जीन के संश्लेषण के लिए सही होगा। इनको हरगोविंद कुमार खुराना जी को इसके लिए सम्मानित किया गया। अगला, इनमें से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? आपसे पूछा गया है। निक्टीटेटिंग पर्दा, कर्णपाली की कर्णाभ मांसपेशियां, सामने वाले चपटे दांत, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स? कौन सा सही होगा? आंसर यहाँ पर सामने वाले चपटे दांत, कृंतक, इंसीजर जो आपका है, ये आपका अवशेषी अंग नहीं होते हैं। बाकी निक्टेटिंग पर्दा भी है, मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं, कर्णपल्लव की कर्णाभ मांसपेशियां भी हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी है, तो बाकी सभी हैं। बाकी अवशेषी अंग वही हैं जो पूर्व में क्रियाशील थे पर अनुकूलन के कारण अब चलन में नहीं है। मनुष्यों में पाए जाने वाले अवशेषी अंग निक्टेटिंग पर्दा, कर्णपाली की कर्णाभ मांसपेशियां, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ग्रंथि तंत्र, प्रगंडिका और पूर्वास्थि, ये सब आपके
एग्जाम्पल इसके हैं। अगला है बेटा या बेटी के जन्म की संभावना कितने रेशियो में होती है, 1:2, 2:1, 3:1 या 1:1। तो बराबर बराबर आपका 1:1 यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी गुणसूत्र के बारे में मैंने बताया एक्स एक्स और एक्स वाई के अकॉर्डिंग, और वही यहाँ पर लिखा है कि लिंग निर्धारक पुरुषों में पाए जाने वाले गुणसूत्र या क्रोमोसोम पर निर्भर होता है। कुल 23 जोड़े यानी 46 गुणसूत्र होते हैं, इसमें 22 जोड़ी दैहिक गुणसूत्र और शेष एक जोड़ी सेक्स क्रोमोसोम लिंग का निर्धारण करते हैं। मादा में जो सेक्स क्रोमोसोम समान अर्थात यानी एक्स एक्स होते हैं, नर में 23वां क्रोमोसोम 50% नर और 50% मादा का प्रतिनिधित्व करते हैं, और 1:1 सही हो जाएगा। अगला, स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णांतता से अधिक पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि वे अधिक मानसिक तनाव से गुजरते हैं, वे अधिक देर घर से बाहर रहते हैं, उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। आंसर सी हो जाएगा। तो स्त्रियों की तुलना में वर्णांतता रोग के जीन पुरुषों में एक्स लिंग गुणसूत्रों में होते हैं। अधिकांश रोगों के जीन सुप्त होते हैं तथा इनके प्रभावी जो डोमिनेट हैं सामान्य रोगहीन दशा स्थापित करते हैं। चूंकि पुरुषों में एक्स गुणसूत्र केवल एक तथा स्त्रियों में 2 होते हैं, इसलिए जब तक दोनों एक्स गुणसूत्र रोगग्रस्त नहीं हो जाते तब तक स्त्रियां केवल वाहक का काम करती है, जबकि पुरुष माता या पिता किसी के भी रोगग्रस्त एक्स गुणसूत्र से प्रभावित होकर वर्णांत हो जाते हैं। अगला, डीएनए को जिसने अंतः पात्र में बनाया वो इनमें से कौन है? कॉर्नबर्ग, हुक, जेनर, लिस्टर। आंसर यहाँ पर आर्थर कॉर्नबर्ग जो है वो सही होगा। 1959 में औषधि के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। चिकित्सा के क्षेत्र में डीएनए के परखनली जांच संश्लेषण के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। तो ये चैप्टर समाप्त हुआ। अब देखते हैं दूसरा चैप्टर जो कि हमने आपको बताया था, पादप आकार की ये चैप्टर। अब इसके क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। इसके साथ साथ जो भी चैनल पर नए हों सभी लोग सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा ताकि आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंचता रहे। और वीडियो सभी लोग लाइक भी अवश्य करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, और कोई प्रश्न कमेंट में पूछ लीजिएगा। लाइक का टारगेट रख रहे हैं 400 लाइक का, जल्दी से सभी लोग कंप्लीट कर दीजिए, जिसके कंप्लीट होते ही पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर आपको भेज देंगे, और इससे पहले जो भेज चुके हैं पीडीएफ वो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। और साथ ही अपडेट भी सारे करंट अफेयर को आपको टेलीग्राम पर हम भेजते रहते हैं। तो नहीं जुड़े तो जुड़ जाइएगा। बात करते हैं प्रश्न की। पहला, श्वसन जड़ों वाले पौधे को कहते हैं दलदली पौधे, अधिपादप पौधे, मैग्रोव या जलीय पौधे। आंसर यहाँ पर मैग्रोव सही होगा। श्वसन जड़ वाले पौधों को मैग्रोव पौधे या एविसेनिया प्रजाति के पौधे कहा जाता है। इन पौधों में पाई जाने वाली वायवीय जड़ों के रूप कई रूपों में होते हैं। इन पौधों में छोटी जड़ें तार जैसी होती है तथा तनों से निकलकर चारों ओर फैल जाती हैं। इन जड़ों पर छोटे छोटे पेंसिल जैसी रचनाएं होती हैं जिन्हें श्वसन जड़ या न्यूमेटोफोर्स कहा जाता है। अगला, इंसुलिन प्राप्त होता है अदरक के प्रकंद से, डहेलिया की जड़ों से, बालसम पुष्प से, आलू के कंद से। आंसर यहाँ पर डहेलिया की जड़ों से सही हो जाएगा। डहेलिया की जड़ों से इंसुलिन प्राप्त होता है। ये सूर्यमुखी कुल द्विदली वर्ग का पौधा होता है। इंसुलिन मुख्यतः अगर बात करें तो कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। यहाँ भी मुख्यतः प्रोटीन होता है। ये कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इंसुलिन का मेन कार्य होता है रक्त में अतिरिक्त शुगर को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करना। ये ग्लाइकोजन यकृत में संचित रहता है। शरीर में इंसुलिन की कमी से क्या होता है? मधुमेह रोग होता है। प्रोटीन संश्लेषण को भी यह प्रेरित करता है। ये ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से शरीर की कोशिकाओं में ऊर्जा की व्युत्पत्ति को भी प्रभावित करता है। अगला, इनमें से कौन सा एक सत्य फल नहीं है? खजूर, सेब, आलू बुखारा या अंगूर। आंसर यहाँ पर सेब सही होगा। बात करते हैं तो सेब की तो सत्य या सच्चा फल नहीं है। कभी कभी अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग लेते हैं, ऐसे फलों को असत्य फल या कूट फल कहा जाता है। सेब में पुष्पासन फल बनाने में भाग लेता है। यदि फल के बनने में केवल अंडाशय ही भाग लेता है तो उसे सत्य फल कहा जाता है। तो ये आपका पॉइंट भी याद रखिएगा। जैसे कि आम। पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा डैश में भी मदद करता है। भोजन के भंडारण में, पौधे को आकार देने में, श्वसन में या प्रकाश संश्लेषण में। आंसर यहाँ पर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो पौधे के तने का मुख्य कार्य पौधों का आकार देना है जिससे कि पानी पत्तियों तक पहुंच सके और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सुचारू रूप से चल सके, पौधा दृढ़ता पूर्वक खड़ा रहे। इसके अलावा तना भोजन को भी संग्रहित करता है। मरुस्थलीय पौधों में तना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी संपन्न होता है। यानी आंसर एक से अधिक वाला यहाँ पर सही होगा। अगला है, कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? पानी, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन या कैल्शियम। आंसर हो जाएगा आपका नाइट्रोजन। कीटभक्षी पौधों मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी वाली जगह में उगते हैं। ये कीटों का भक्षण करके मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। इसके कुछ उदाहरण जैसे पिचर प्लांट, वीनस फ्लाइट रैप, कोबरा लिली, सनड्यूस। इस तरीके से सही हो जाएगा। अगला, फूल का डैश फल बनता है? बाह्यदल, पंखुड़ी, अंडाशय, अपरा। आंसर यहाँ पर सी यानी अंडाशय जो है वो सही हो जाएगा। फल का निर्माण अंडाशय से होता है। परिपक्व अंडाशय को ही फल कहा जाता है। परिपक्व अंडाशय की भित्ति फल भित्ति का निर्माण करती है। फल भित्ति मोटी या पतली हो सकती है।
मोटी फल भित्ति में प्रायः 3 स्तर होते हैं। बाहरी स्तर को बाह्य फल भित्ति कहते हैं और मध्य स्तर को मध्य फल भित्ति कहते हैं और सबसे अंदर के स्तर को अंतः फल भित्ति कहते हैं। अगला है आपका द्विबीजपत्री पौधों के तनों में संवहनी बंडल सामान्यतः किस रूप में होते हैं? रेडियल, एकाग्र, संपार्श्विक या सनकी? आंसर यहाँ पर संपार्श्विक जो आप देख रहे हैं ये सही हो जाएगा। द्विबीजपत्री पौधों के तनों में संवहन बंडल सामान्यतः संपार्श्विक, खुला, संयुक्त और द्विपार्श्विक होते हैं। संवहन बंडल संवाहक ऊतक का एक रज्जुक है। एक बीजपत्री में संवहन बंडल जाइलम और फ्लोएम से बना होता है। द्विबीजपत्री में जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम से बना होता है और द्विबीजपत्री तने के अनुप्रस्थ काट में संयुक्त और खुले संवहनी बंडल देखे जाते हैं। नारियल के फलों का फैलाव होता है मेसोकार्प के द्वारा, एपिकार्प के द्वारा, एंडोकार्प या घुमावदार हुक? आंसर यहाँ पर मेसोकार्प सही होगा। नारियल के फलों का फैलाव मेसोकार्प के द्वारा होता है। नारियल का वानस्पतिक नाम क्या है? तो कोकस न्यूसीफेरा, ये इसका नाम है, वानस्पतिक नाम। कुल कौन सा है इसका? तो कुल का नाम है एरिकेसी। नारियल की फल भित्ति को क्या कहते हैं? तो इसको हम पेरिकार्प कहते हैं। पेरिकार्प 3 परतों से बना होता है। एपिकार्प बाह्य परत, ये कठोर और पतला होता है। मीसोकार्प मोटा और रिश्तेदार होता है। एंडोकार्प कठोर होता है और इसी में बीज संरक्षित होता है। अगला कह रहा है पत्तियों में उपस्थित उन छिद्रों के नाम लिखित जिनके द्वारा श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान होता है। वात रंध्र, रजधानी, जाइलम, रंध्र? आंसर यहाँ पर रंध्र जो है वो सही होगा। पत्तियों में उपस्थित रंध्र छिद्रों के द्वारा श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान होता है। रंध्र पत्तियों के एपिडर्मिस में पाया जाने वाला एक छोटा सा छिद्र होता है जो मुख्य रूप से पौधे और वायुमंडल के मध्य गैसों का आदान प्रदान करता है। जाइलम जो होता है वो पानी के परिवहन में मदद करता है। अगला है बीज के द्वारा भविष्य में पौधा बनाने वाला भाग क्या होता है? बीज पत्र होता है, बीज आवरण होता है, जर्म कोशिका या भ्रूण? आंसर यहाँ पर आपका भ्रूण जो है वो सही होगा। बीज के द्वारा भविष्य में पौधा बनाने वाला भाग भ्रूण कहलाता है। भ्रूण किसी बीज या कली का हिस्सा होता है। भ्रूण का विकास अधिकांशतः शिखाग्र कोशिका से होता है। अगला है फल इनमें से क्या है? फूल का उत्पाद है, अंडाशय का उत्पाद है, पुष्प योनि के निषेचन के बाद का उत्पाद है, बीज का आवरण है? आंसर यहाँ पर अंडाशय का उत्पाद सही हो जाएगा। पुष्प के परागण प्रक्रिया के बाद अनेकों बीजाणु मिलकर एक अंडाशय का निर्माण करते हैं जो कि परिपक्व होकर के फल बनता है और इस प्रकार फल अंडाशय का एक उत्पाद है। अगला है कि लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? बढ़िया क्वेश्चन है। फल से, तना से, जड़ से या फूल की कली से? आंसर यहाँ पर फूल की कली सही हो जाएगा। लौंग मंटेसी कुल के यूजीना कैरियोफाइलेटा नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्पकलिका है। लौंग को औषधि के रूप में यूज किया जाता है, मसाला भी है। अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि ये खाद्य सामग्री को संग्रहित करता है। इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। या ये मिट्टी में क्षैतिज रूप से बढ़ता है या क्लोरोफिल की कमी है? आंसर इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं, इसलिए ये जड़ नहीं है, तना है। तो अदरक तना है क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। वास्तव में तने का वह भाग जहां पत्तियां लगी होती हैं वो भाग नोड कहलाता है तथा इंटरनोड 2 नोडों के बीच का भाग होता है। जड़ में नोड और इंटरनोड आपके अनुपस्थित होते हैं। इनमें से किस पौधे ने खाद्य सामग्री संग्रह करने के लिए अपने स्टेम को संशोधित किया? अदरक, मूली, चुकंदर, गाजर? कौन सा सही होगा? आंसर यहाँ पर पहला यानी अदरक सही होगा। वृक्ष के ऊपरी भाग को तना कहते हैं। तने का प्रमुख कार्य पत्ती, फूल और फल को संभाल कर रखना, शाखाओं को फैलाना। तना विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए खुद को रूपांतरित कर लेता है। जैसे भूमिगत तने में भोजन संचय के लिए ताना आलू, अदरक, हल्दी, जमीकंद, प्याज, लहसुन, अरबी, गांठ, गोभी में रूपांतरित हो जाती है। लौंग किससे प्राप्त होता है? जड़ से, तनाव से, फल से, पुष्पकली से? आंसर यहाँ पर हो जाएगा पुष्पकली। लौंग जो है वो मंटेसी कुल के यूजीनिया कैरियोफाइलेटा नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्पकलिका है। लौंग का अंग्रेजी पर्यायवाची क्लोव है जो लैटिन शब्द क्लैक्स से निकला है। इस शब्द से कील या कांटे का बोध होता है जो लौंग की आकृति का सादृश्य है। लौंग एक प्रकार का मसाला भी है, पकवानों और औषधि के रूप में भी यूज होता है। पौधों के किस भाग से केसर प्राप्त होता है? संपूर्ण भाग से, वर्तिकाग्र और वर्तिका से, तने से या पत्तों से? आंसर वर्तिकाग्र और वर्तिका यहाँ पर सही होगा। केसर पौधों के पुष्प के वर्तिकाग्र और वर्तिका से प्राप्त होता है, स्टिग्मा कहते हैं। केसर क्रोकस सैटाइवस पौधे के सूखे वर्तिकाग्र से प्राप्त होता है। इसका यूज खाद्य पदार्थ में वर्ण और स्वाद लाने के लिए, चिकित्सा में, मसालों आदि में भी किया जाता है। अगला है पौधों का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तना, शाखा, पर्ण या जड़? कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका आंसर पर्ण यहाँ पर सही होगा। पौधे का पर्ण भाग फूल बनने के उद्दीपन का कार्य करता है। तना पौधे का वो भाग है जो प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। जड़ पौधे का अपरोही भाग है जो मूलांकुर से विकसित होता है। पौधों में शाखा का कार्य फ्लोएम की मदद करना है। पौधों में जाइलम के द्वारा जल का, फ्लोएम के द्वारा पत्तियों के द्वारा बनाए गए भोजन को पौधों के अन्य भागों में पहुंचाने का काम होता है।
अगला है भ्रूण किसमें मिलता है, फूल, पर्ण, बीज या कली में, कौन सा सही होगा। आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा सी यानी कि बीज। भ्रूण बीज में मिलता है, समूह के पौधों में, बीज फल के अंदर होता है। इसके पौधों में जड़, पत्ती, फूल, फल और बीज सभी पूर्ण विकसित होते हैं। बीज के आधार पर विभाजन दो टाइप से होता है, एक बीज पत्री पौधा, दूसरा द्विबीज पत्री पौधा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, मतलब अभी टीचिंग वाले पोर्शन के भी क्वेश्चन देखेंगे। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प, पत्ती, तना या जड़, आंसर हो जाएगा आपका पुष्प। तो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प होता है, पुष्प से बीज बनता है, इससे पुनः नए पौधे का जन्म होता है। लास्ट क्वेश्चन इसके का कि संसार का, ये वाला आपसे पूछेंगे। डायरेक्ट पढ़ते हैं टीचिंग वाले पोर्शन और 2023 वाले बीपीएससी प्री वाले क्वेश्चन की तरफ। तो डीएनए डबल, सबसे पहले अनुवांशिक और विकास चैप्टर देखा था ना, पहले उसके क्वेश्चन देखते हैं। तो डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी, ये क्वेश्चन शायद पिछले वाले वीडियो में पूछा भी था। तो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक सही हो जाएगा। 25 अप्रैल 1953 में डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज का श्रेय जाता है जीव वैज्ञानिक जेम्स वाटसन और भौतिक वैज्ञानिक फ्रांसिस क्रिक को। इन्होंने मानव जीन युक्त अणुओं का निर्धारण किया था। इन्हें बाद में अपने शोध के लिए मॉरिस विल्किंस के साथ नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर थर्ड यानी कि 6 से 8 के लेवल पर पूछा गया है कि किसी गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षित स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। जीनोम का चलना, गुणसूत्र का चलना, जीन मानचित्रण, कौन सा सही होगा। आंसर की बात करें तो सी ऑप्शन जीन मानचित्रण आपका सही होगा। किसी गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षित स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जीन मानचित्रण। इस विधि की सहायता से लक्षणों के लिए उत्तरदायी जीनों को ढूंढा जाता है, जिससे उन्हें जेनेटिक इंजीनियरिंग के कार्यों में भी प्रयोग किया जा सके। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो प्राइमरी में आया हुआ है, बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 2 शिफ्ट 1, माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। रूपांतरण, अनुवांशिकता, जीन, कौन सा सही होगा। आंसर की बात करेंगे तो आंसर अनुवांशिकता सही हो जाएगा। तो माता पिता से उनके संतान में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को अनुवांशिकता कहते हैं। वे लक्षण जो जीवधारियों में पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। इससे संबंधित विधियों और कारणों के अध्ययन को अनुवांशिकी कहते हैं और अनुवांशिकता के बारे में पहली जानकारी थी ग्रेगर जॉन मेंडल ने। इन्हीं को कहा जाता है अनुवांशिकता का पिता। और ये वाला चैप्टर भी कराया था, पादप कार्यकरी पौधों में जनन वाला। इसमें क्वेश्चन देखेंगे, आया हुआ है बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 2 शिफ्ट 2 यानी प्राइमरी में आया हुआ है। हिमालयन यू नामक औषधीय पौधा भारत के निम्नलिखित में से किन प्रांतों में पाया जाता है। हिमाचल प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, असम। आंसर यहाँ पर पहला हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश सही हो जाएगा। हिमालयन यू नामक औषधीय पौधा भारत के हिमाचल प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश प्रांतों में पाया जाता है। इसकी छाल, कांटा, टहनियां और जड़ों में टेक्सोल नामक एक रासायनिक यौगिक निकाला जाता है। इसका यूज कैंसर के इलाज में भी किया जाता है। चलिए सारे प्रश्न टॉपिक के समाप्त हुए। क्वेश्चन एक आपके लिए भी, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करते रहिएगा। और बाकी इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। टॉपिक वाइज क्वेश्चन हो या टॉपिक वाइज वीडियोस प्लेलिस्ट में, साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट भी वगैरह भी आपको मिल जाएंगे। ये प्रश्न आपके लिए, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कमल है, रेफ्लेशिया है, बहुत बड़ा कैक्टस है, इनमें से कोई नहीं। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। आज के वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।